Hello all of you, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education। आज हम NCERT क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ हीट। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स NCERT क्लास 7 के कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर का कुछ पोर्शन बचा हुआ था, उसका जो भी पार्ट बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हम NCERT क्लास 6 भी पढ़ चुके हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाके सभी क्लासेस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, फिल इट 2/3 विद वाटर। एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे और उसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से भर देंगे। Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। उस फ्लास्क के नीचे कैंडल रख देंगे और उसको गर्म करेंगे और इस तरह से हम अरेंजमेंट को रख लेंगे कि कैंडल को नीचे इजीली से रख सके ट्राइपॉड स्टैंड के और पानी जो है वो इजीली से हीट होता रहे। वेट टिल वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक पानी एकदम स्थिर नहीं हो जाता हम वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। एक पोटेशियम पर मैग्नेट का एक छोटा सा टुकड़ा, एक क्रिस्टल, वो हम धीरे से स्ट्रॉ से बॉटम के ऊपर रख देंगे। फ्लास्क के अंदर जो पानी है उसके अंदर बॉटम के अंदर हम उसको रख देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब क्या करेंगे, पानी को फिर से हीट करेंगे, जस्ट जहाँ पे क्रिस्टल रखा है वहाँ से पानी को हीट करेंगे। When water heated, the water near the flame get hot। जब पानी गर्म होगा तो फ्लेम के पास जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। Hot water rise up and the cold water from the side move toward the source of water। Hot water जो है वो ऊपर की ओर उठेगा और जो ठंडा पानी है वो साइडों से नीचे की तरफ आता जाएगा। This water gets hot and rise and water from the side moves down। पानी गर्म होता रहेगा, ऊपर की ओर उठेगा और साइड से ठंडा पानी आता जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस तरह का जो हीट ऑफ मोड है, इस तरह का जो हीटिंग प्रोसेस होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबाव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम। एक मोमबत्ती को जलाएंगे, एक हाथ उसके ऊपर रख लेंगे और एक हाथ साइड में रखेंगे। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके हाथों को बराबर ही इक्वली हॉट लग रहा है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। अगर नहीं तो कौन सा हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म फील करेगा और क्यों? हमें पता है ऊपर वाला हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म फील करेगा क्योंकि पानी भी गर्म होके ऊपर उठता है और हवा भी गर्म होके ऊपर उठती है। हवा के अंदर भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन होता है। Notice that towards the top the air get heated by convection। टॉप के ऊपर क्या होगा, जो एयर जो है वो कन्वेक्शन की वजह से गर्म हो जाएगी। Therefore the hand above the flame feel hot। इसलिए जो हाथ जो ऊपर रखा हुआ है वो हॉट फील करेगा। On the sides however there is no convection and air does not feel as hot as the top। साइड्स में क्या है, कोई कन्वेक्शन नहीं है और हवा इतनी गर्म नहीं है जितने की ऊपर है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomena during the day। The land get heated faster than water। coastal areas में क्या होता है कि जो land होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी से। The air over the land become hotter and rise up। जो air जो होती है वो क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठती है। हमें पता है गर्म हो जाएगी coastal areas के अंदर हवा दिन के अंदर और वो ऊपर उठेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब ठंडी हवा जो है वो क्या करेगी, सी की तरफ से लैंड की तरफ चलेगी। द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। वार्म एयर जो है, वार्म एयर वो क्या करेगी कि लैंड से समुद्र की तरफ जाएगी और समुद्र से ठंडी हवा जो है वो सी से कहाँ आएगी, लैंड की तरफ आएगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। इस तरह की एयर जो कि सी से आ रही है दिन के अंदर उसको हम सी ब्रिज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी।
एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, और रात में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, वाटर जो होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा और लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड द सी, ठंडी हवा, क्योंकि वाटर धीरे धीरे गर्म होगा तो उसके हवा जो है वो ऊपर गर्म हो जाएगी। ठंडी हवा जो लैंड से है वो सी की तरफ ब्लो करेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज बोलेंगे। सी ब्रिज जो है, समुद्र से लैंड की तरफ हवा आएगी, कब, दिन में, बल्कि लैंड से समुद्र की तरफ हवा जाएगी, कब, रात में। दिन में सी ब्रिज चलती है और रात में लैंड ब्रिज चलती है। When we come out in the sun, we feel warm. जब हम बाहर आते हैं सन के अंदर तो हमें गर्म महसूस होता है। How does the heat from the sun reaches us? तो सन से हम तक हीट कैसे आती है? It cannot reach by conduction or convection. ना ही तो ये कंडक्शन से आएगी, ना ही कन्वेक्शन से आएगी। As there is no medium such as air in most part of space between the earth and the sun. क्योंकि वहाँ पे तो एयर ही नहीं है। भाई सन से अर्थ के बीच में हर जगह पे मीडियम थोड़ी है, मीडियम तो एब्सेंट है, तो कन्वेक्शन से तो आएगी नहीं। वाटर के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होता है कन्वेक्शन से। एयर के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट भी किससे होता है, कन्वेक्शन से होता है। लेकिन सन की जो रेडिएशंस, सन की जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है? एज यू कैन इन दिस पिक्चर, डे टाइम, नाइट टाइम में क्या होता है? डे टाइम में तो क्या होता है कि ठंडी हवा जो है वो सी से और लैंड की तरफ जा रही होती है, और नाइट में जो ठंडी हवा जो है वो लैंड से और सी की तरफ आ रही होती है। तो हमें पता है कन्वेक्शन से तो सन की जो हीट है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सन की जो हीट है वो हम तक पहुंचती है एक दूसरे प्रोसेस से, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। कन्वेक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, रेडिएशन के थ्रू जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है उसे किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये तो होगा, चाहे मीडियम प्रेजेंट है तो भी होगा, नहीं है तो भी होगा। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब हम रूम हीटर के आगे बैठते हैं तब भी हम हीट जो गेन कर रहे होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन गेन कर रहे होते हैं। ए हॉट यूटेंसिल्स कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू सराउंडिंग बाय रेडिएशन। अगर हमने एक बर्तन को गर्म कर लिया, बर्तन में दूध था उसको हमने गर्म किया, तो वो बाहर जो हीट छोड़ रहा होता है कमरे के अंदर वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन छोड़ता है। उसमें भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन से वो हीट जो होगी वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी जो है वो भी सराउंडिंग में हीट देगी और सराउंडिंग से हीट लेगी, किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज होंगी वो हीट को रेडिएट करती रहती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड एंड ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जब हॉट बॉडी जो रेडिएट कर रही होती है, व्हेन हीट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट गिरती है तो क्या होता है कि इसका थोड़ा पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। Why are you advised to use an umbrella when you go out of sun? हमें क्यों कहा जाता है कि भैया अम्ब्रेला का यूज़ करो, जब आप बाहर जा रहे हो सन के अंदर तो अम्ब्रेला का यूज़ करो, ऐसा क्यों बोला जाता है? ताकि डायरेक्टली हम पे जो सन की रेडिएशंस है वो ना गिरें। अम्ब्रेला के ऊपर गिरेंगी तो हम जो है डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो उतनी ज़्यादा गर्मी हमें महसूस नहीं होगी। काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। You know that in summer we prefer light color clothes and in winters usually wear dark color clothes. Why it is so? Let us find out. हमें पता है कि हम गर्मियों में जो है वो हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक टू आइडेंटिकल टिन, पेंट आउटर ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ अदर वाइट, pour equal amount of water in each and leave them in midday sun for
अबाउट एन आवर। हमने दो क्या कर लिए, दो हमने बड़े बड़े केन्स ले लिए, दो पतीले ले लिए मान लीजिए। एक को हमने वाइट कलर कर दिया जबकि एक को हमने ब्लैक कलर कर दिया। उन दोनों में बराबर का पानी डाल दिया और उनको आधा 1 घंटा तक बाहर सन के अंदर रख दिया। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स। अब क्या करेंगे, दोनों केन्स के अंदर टेम्परेचर को मीजर करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? क्या आपको कोई भी डिफरेंस नजर आ रहा है उन दोनों के टेम्परेचर के अंदर? इन विच केन इज द वाटर वार्मर? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 केन्स। भाई हम दोनों केन को टच भी करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज वार्मर। हमें पता है कि भाई जो हॉट डार्क कलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादा एब्जॉर्ब हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का जो यूटेंसिल है उसके अंदर पानी ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है। बल्कि जो वाइट कलर का जो है उसने हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया तो उसके अंदर पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसीलिए जो डार्क कलर का कंटेनर है उसके अंदर पानी गर्म जल्दी हो जाता है। इसीलिए हम सर्दियों में डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं ताकि हम ज़्यादा हीट ले सके सन से और थोड़ा वार्म फील कर सके। और गर्मियों में हम लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं ताकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो और हम कूल रह सके। इसलिए ऐसा होता है कि हम गर्मियों में तो डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनते, लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। Fill the 2 cans used in activity 3.10 with the same amount of hot water at same temperature. Leave the can in room or in shade. वो जो 2 टब हमने यूज़ किए थे एक्टिविटी 3.10 में, उनमें ही हमने क्या किया, इक्वल अमाउंट में पानी भर दिया, गर्म पानी को भर दिया और उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। हम टेम्परेचर नोट करेंगे कि जो डार्क कलर का जो टब था वो क्या करता है, हीट को रेडिएट भी ज़्यादा करेगा। ज़्यादा हीट करेगा तो जल्दी से कूल भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि डार्क कलर हीट का एब्जॉर्बर भी होता है और हीट को इमिट भी करता है ज़्यादा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि क्यों हमें लाइट कलर क्लोथ समर में पहननी चाहिए और डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर में पहननी चाहिए। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी आर कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स इन विंटर्स। क्योंकि डार्क कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसलिए हम विंटर्स में कंफर्टेबल होते हैं। ज़्यादा हीट हमें मिलेगी, हम थोड़ा गर्म महसूस करेंगे। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन them and therefore we feel comfortable wearing them in summers. लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उन पे जो हीट गिर रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें समर्स में लाइट कलर क्लोथ्स पहन के अच्छा लगता है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल जो होती है वो पुअर कंडक्टर है हीट की। मोरएवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर्स। और वूल फाइबर के बीच में एयर भी ट्रैप होती है। वूल खुद भी क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की, और उसके अंदर एयर जो ट्रैप है वो भी पुअर कंडक्टर है हीट की। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स। हमारा जो बॉडी का हीट है वो नहीं जा पाएगा, ठंडी सराउंडिंग जो है बाहर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों ही पुअर कंडक्टर हैं किसके, हीट के। सो वी फील वार्म। सपोज यू आर गिवन टू चॉइस इन विंटर्स आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there is a layer of air in between the blankets. अगर आपको कोई 2 ब्लैंकेट देता है सर्दियों के अंदर, 2 पतले ब्लैंकेट या एक मोटा ब्लैंकेट, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? हम 2 थिन ब्लैंकेट चूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बीच में जो है एक एयर की लेयर भी बन जाती है, और एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर रेडिएट नहीं होने देगी, और हम अपनी बॉडी की हीट से ही अंदर वार्म फील करते रहेंगे। We often use electricity and fuel like coal, wood to keep our houses cool and warm. हम यूज़ करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, कोल और वुड का, हमारे घरों को ठंडा रखने के लिए और गर्म रखने के लिए भी। Is it possible to construct a building that are not affected much by heat and cold outside? क्या पॉसिबल है ऐसी एक बिल्डिंग बना पाना कि अगर बाहर ज़्यादा ठंड हो रही है या फिर गर्मी पड़ रही है, हमारा जो घर है वो उससे अफेक्टेड नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर रहे घर के अंदर? इज दिस पॉसिबल? दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर।
अगर हमने बाहर की जो आउटर लेयर है उसको इस हिसाब से बना दिया घर की बिल्डिंग को कि उसके अंदर एक एयर की जो लेयर बनी रहे, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को अंदर से बाहर नहीं जाने देगी और बाहर से अंदर भी नहीं आने देगी। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज। ऐसा काम हम कर सकते हैं खोखली ईंटों का प्रयोग करके, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी रहेगी, हवा की एक लेयर रहेगी जो कि आजकल अवेलेबल भी हैं। तो हम हॉलो ब्रिक्स का प्रयोग करके इस तरह के घर बना सकते हैं जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सर्दी और गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास और हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।